नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर केमिकल एंड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वैसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि सब्सटेंस जो है आपका कोई भी जो पदार्थ है उसका स्वरूप चेंज हो जाता है, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, कोई नया सब्सटेंस उसमें बनेगा। या इस तरह से कह सकते हैं कि उस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो एक नए पदार्थ में बनता है और वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का कहने का मतलब कि वापस पुनः हम उस पुराने पदार्थ को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल विधि के द्वारा। ठीक है, और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि एक सब्सटेंस का किसी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में जाना, इस तरह से परिवर्तित होना जिससे कि वापस हम फिर से उस सब्सटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, मतलब इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। तो कौन सा होगा? पहला है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, बर्निंग ऑफ कैंडल, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। तो देखिए, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर मतलब चांदी के ऊपर में एक परत का जम जाना। दूसरा है आपका कि कैंडल जो है मोमबत्ती का बर्न करना। तीसरा है दूध से दही बनना। और चौथा है चीनी का पानी में घुल जाना। तो बताइए कौन सा होगा? क्योंकि ये फिजिकल चेंज की बात कर रहा है तो हम मुझे ऐसा कोई ढूंढना पड़ेगा जिससे हम वापस पुनः उस पदार्थ को वापस पा सकते हैं और उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज, जो रासायनिक संरचना में कोई भी चेंज ना हो। तो जो सिल्वरवेयर होता है वो नहीं होगा क्योंकि वापस उसको नहीं पाया जा सकता है। मोमबत्ती को जलाने पे वापस मोमबत्ती नहीं मिल सकता है। दूध से दही बनने पे वापस नहीं मिल सकता है। तो ये तीनों नहीं होगा। चौथा कौन सा आंसर है अपने पास? चौथा है आपके पास में कि शरबत बनाना। तो चीनी का जो शरबत होता है, पानी में जो घोलते हैं हम लोग, तो वो वाला हो जाएगा सही। ठीक है, उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिकल चेंज में जो है केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। ठीक है, हालांकि जबकि केमिकल चेंज में जो है, जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें केमिकल जो संरचना है उसका वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी का वाष्प में बदलना। वाष्पीकरण जो है वो भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसका आंसर होगा फिजिकल, क्योंकि वेपर से पुनः हम उसको ठंडा करके पानी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पहला है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। प्रिज्म से अगर हम किसी प्रकाश की रोशनी को निकालते हैं तो 7 कलर का हमें इंद्रधनुष जैसा रंग दिखता है। तो क्या वो रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, क्योंकि वापस हम एक दूसरा प्रिज्म लगा देंगे तो व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा वो। दूसरा है कि जब हम सब्जी को पकाते हैं तो उसका थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है वो। ठीक है, क्या ये है? या इसका नेक्स्ट जो है कि वेट सॉइल लैम्प व्हेन ड्राइड गेट्स फ्रेगाइल, या ये है? या डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नमक का पानी में घुलना ही है? तो सही जवाब इसका होगा सब्जी का पकना, क्योंकि सब्जी का पकने के बाद उसके केमिकल कंपोजिशन में, रासायनिक संरचना में चेंजेस आते हैं और उसको हम वापस से पुनः वो हरी सब्जी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इसको हम लोग केमिकल चेंज में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज का कौन सा उदाहरण है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस, सोरिंग ऑफ मिल्क, या तीनों? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। क्रिस्टलाइजेशन सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिस्टल की तरह वो करना, तो नहीं, उससे वापस उसको प्राप्त कर सकते हैं। आइस का पानी में बदलना, नहीं, क्योंकि इसे वापस आइस मिल पाएगा। दूध का खट्टा हो जाना या दूध का फट जाना, क्योंकि उससे वापस दूध नहीं मिलेगा, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब, सोरिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन वही है जो मैं आपको अब तक बता रहा था कि केमिकल चेंज ऐसा होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बने, समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड विच इज इरिवर्सिबल, जिससे कि हम वापस पुनः ओरिजिनल पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं नॉर्मल फिजिकल मेथड से। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज में और क्या क्या होगा? तो जैसे आयरन में जंग लग जाता है उसका। ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन, या मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पानी बनना, ये सब केमिकल, या दूध का दही बनना या दूध का खट्टा हो जाना, ये सब आपका
रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। सही है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन जो है उसका स्पीड बढ़ता है, उसको केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर पर एक मतलब बिल्कुल ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है, बट हाँ जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाने तक आपका केमिकल रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो हायर टेम्परेचर पर ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, उनमें उनका मोशन ज्यादा होता है, तो आपस में जो अभिक्रिया करने की गति है वो बढ़ जाती है, इसीलिए वो रिएक्शन जो है फास्टर हो जाता है। तो ए हो जाएगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ये पूछते हैं कि जब हम लोग पानी को तोड़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस जो है, हाइड्रोलाइसिस में पानी को हम लोग तोड़ते हैं H2 और O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एटम्स में। तो वो कैसा प्रक्रिया है, उसमें एनर्जी निकलता है, कौन सा एनर्जी निकलता है? तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाश्चराइजेशन। अब बताइए पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? अब कमेंट में बता सकते हैं, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, बहुत ही अब मैं एक हिंट देता हूँ, पाश्चराइजेशन में उनके नाम पे ही ये नाम रखा गया पाश्चराइजेशन प्रोसेस का। अब बताइए। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। पाश्चराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मिल्क इज प्रिजर्व्ड एट वेरी लो टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स। नहीं। मिल्क इज हीटेड फॉर 8 आवर्स। नहीं। फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप फॉर लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड सडनली विथ। हाँ, ये सही हो जाएगा, सी। इसमें क्या होता है पाश्चराइजेशन में कि दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, नॉर्मली 70-75 डिग्री या 60 to 70 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं, और उसको सडनली से ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, कि फिर वो बैक्टीरिया होने की चांसेस कम है और दूध खराब नहीं होगा जल्दी, वो लंबा समय तक चलेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पाश्चराइजेशन, जिसकी खोज किसने की थी? लुइस पाश्चर ने। ठीक है, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाश्चराइजेशन इज रिलेटेड टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, डिस्टिलेशन ऑफ मिल्क। तो इसका स्टेरिलाइजेशन है, दूध को हम लोग शुद्धिकरण करते हैं माइक्रोब्स को खत्म करके। तो वही जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली 70-75 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करते हैं और फिर सडनली से उसको ठंडा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा गलत है कथन? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सॉल्यूशन इज हायर देन प्योर वाटर। ये तो सही लग रहा है। एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू ए सॉल्यूशन इंक्रीजेज इट्स वाटर पोटेंशियल। एडिशन ऑफ सॉल्यूट, अब पहले देखिए सॉल्यूट क्या होता है। जैसे कि आपका ये शरबत है, तो शरबत में चीनी जो है आपका, जैसे ये चीनी का छोटा छोटा कण है, तो ये चीनी जो है इसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, और जिसमें ये घुला होता है, घुल करके बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और दोनों मिला करके जो बनता है मिश्रण उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू ए सॉल्यूशन इंक्रीजेज इट्स वाटर पोटेंशियल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप चीनी बढ़ाते हैं किसी भी, किसमें, आपका शरबत में या किसी मिश्रण में, सॉल्यूशन में, तो उससे क्या होता है कि उसको पानी को पोटेंशियल जो है उसका वाटर पोटेंशियल वो बढ़ता है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट, जो कोई भी द्रव है वो जो उबलता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या इम्प्योरिटीज बढ़ाने से, इम्प्योरिटीज मिलाने से उस लिक्विड में बढ़ता है या घटता है, ये सवाल है। बताइए। तो इस ये होगा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आपका पानी ही ले लीजिए, तो पानी में जैसे हल्का सा नमक अगर डाल दे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इससे इसको समझ सकते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ये भी समझ लें, ये फिर क्या है कि आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। तो जैसे ये पानी है, तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा कि भाप बनना चालू होगा, वेपोराइजेशन इसका होना चालू होगा। वेपोराइजेशन कब होगा? तो ये तब होगा जब आपका इसका जो गैसेस फॉर्म में जो ये निकल रहा है, इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो इस टेम्परेचर पे आ जाएगा जब इसके ऊपर का जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, वो इस वाटर वेपर के प्रेशर के बराबर हो जाए। तो उस पॉइंट, क्योंकि उसके बाद वो वेपर बनना चालू हो जाएगा, उससे निकलना चालू हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वही लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी द्रव का वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जो वेपर है उसका प्रेजेंस जो है, मतलब उसका प्रेशर जो है उसके ऊपर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर हो जाए। नेक्स्ट है आपका कि व्हाई डज वाटर बॉयल एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हाइयर एल्टीट्यूड्स। तो हाइयर एल्टीट्यूड्स पे क्या होगा, मतलब ऊंचाई पर जो ऊपर का दबाव है, एटमॉस्फेरिक दबाव, वो तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वो घटता जाता है। तो चूंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक दबाव कम है तो यहाँ पे क्या होगा कि कम ही टेम्परेचर चाहिए जिससे कि पानी से जो गैस निकल रहा है वेपर बन के, वाष्प बन के, वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम है दबाव तो उस दबाव के बराबर हो जाए। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, आपका जो पानी है या कुछ है वो बॉयल कम टेम्परेचर पे बॉयल होना चालू हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं और इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज अचीव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस। सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये पहला तो ठीक है, सही है कि थोड़ा सॉल्ट मिलाने से क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीज, ये गलत है। तो ए सही होगा। तो सही जवाब कहाँ है, ए। हाँ ठीक है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बट क्या है ये मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वही यहाँ पे लिखा है कि जब हम कोई इंप्योरिटीज मिलाते हैं किसी लिक्विड में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये सही बात है। तो जब हम आइस मिलाते हैं, आइस में नमक, तो उसका क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका वो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसलिए, और इस दोनों का मिक्सचर होता है उसको फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम एक्सप्रेस्ड इन फॉग। मतलब फॉग जो है आपका, धुंध जो है वो क्या है, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड जो है, जो वाटर वेपर या फिर जो ह्यूमिडिटी है एयर का, वो बढ़ करके किस में मिला हुआ है, गैस में मिला हुआ है, तो वो है लिक्विड इन गैस। ठीक है, और जहां जहां डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वहां देखिएगा आप, या जहां पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पे फॉग का समस्या ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर वेपर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको उस डस्ट पार्टिकल्स पे जमने का वो मिल जाता है, स्थान मिल जाता है, और वो जम करके क्या होता है, लिक्विड जो है गैस में बढ़ जाता है, वो फॉग का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मूव्स टुवर्ड्स अ डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नहीं, इन रिवर्स ऑस्मोसिस इंटरनल प्रेशर बट अपॉन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। नहीं, ठीक है, तो दोनों ही गलत होगा। ठीक है, द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज इन। क्रोमेटोग्राफी किस में यूज करते हैं हम लोग, तो वो यूज करते हैं किसी भी मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू, जो कपूर है उसका वेपर में बदल जाना है उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में अगर कोई चीज बदल रहा है तो उसको सब्लिमेशन कहेंगे। फिर जो ये सवाल है आपका, इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है कि, अच्छा ये देखिए, ये सब जो है इन सब का, जैसे अब ये 2 लिखा हुआ है O2 के बाद में। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, तो इसका मान लीजिए 0 होगा, तो 0 कब होगा, तो O के बाद 2 लिखा है तो Mn का मतलब यहाँ पे -2 होगा तो 0 हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जैसे कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम इन CaO, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका 2 है, इसका -2 है, तो मिलके दोनों का 0 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर में क्या है, A का 3, तो A का 3 हो गया। ठीक है, फिर B का 4 हो गया, और C का है 2, आपका 2 हो गया, और D का 1 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, 0 मान करके आप उसको इक्वलाइज कर दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोरोजन का एग्जाम्पल क्या है इसमें से, ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे, नहीं ये तो नहीं है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, नहीं, डस्टिंग तो नहीं बोल सकते हैं, ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन एबव 3। हाँ, तो क्या है, ये सबको हम लोग कोरोजन में मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि इस सब में क्या है कि ग्रेजुअल डीके होता है उस मेटल का। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। अब अगला चैप्टर
हम लोग देखेंगे। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइए।